अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ईद मुबारक सबको जो देख रहे हैं इस वीडियो को। फवाद, आज हम जो बात करने लगे हैं, जो हमारी फॉलो अप वीडियो थी कि 28 रुपये पर वॉट पे आसिम साहब ने पैनल लगाए थे, तो बहुत लोगों ने सवाल ये किया कि 28 रुपये पे आज पैनल अवेलेबल होगा मार्केट में या नहीं होगा। तो इस बारे में ज़रा बताएं लोगों को कि क्या कैसे बात बनेगी आगे। देखें, 28 रुपीज़ का जो पैनल था वो था 2019-2018 में। 28 रुपीज़ पर वॉट का जेन्युइन ब्रांड न्यू पैनल, जिंको सोलर, ट्रीना सोलर। तो बेहतरीन पैनल आपको जेन्युइनली पाकिस्तान में 28 रुपीज़ आफ्टर ऑल टैक्सेस एवरीथिंग आपको मिल रहा था। उस वक्त डॉलर भी 120, 110 रुपये, 130 रुपये का होता था। बट अगेन उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती थी वो होती थी 18 रुपये, 19 रुपये की कॉस्ट होती थी। 2018-19 में रेजिडेंशियल कंज्यूमर को 18 रुपये तक का कॉस्ट पड़ता था। अगर हम आज की बात करें तो आज आपको सोलर पैनल मिलना चाहिए 80 रुपये का। 80 रुपीज़ का सोलर पैनल अगर आपको जेन्युइन मिलेगा, ब्रांड न्यू मिलेगा, तो दैट्स फाइन। उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो 40 रुपीज़ की पड़ रही है। 40 से 45 रुपीज़ का रेजिडेंशियल हाँ, कंज्यूमर का यूनिट आ रहा है। ठीक तो है। अगर हम उस तरह देखें तो ठीक है, थोड़ा सोलर पैनल की कॉस्ट अभी भी ज़्यादा है। 85 रुपीज़ भी थोड़ी ज़्यादा है। इसको 65-70 रुपीज़ तक होना चाहिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है, उसी रेट के मुताबिक, उसी प्रोपोर्शन के मुताबिक बड़ा है। बट अगेन आप 28 रुपये का आज अब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपका डॉलर काफ़ी डिवैल्यू हो गया है। अगर हमारा डॉलर वापस 110-120 रुपये पे आ जाए तो हमें फिर से 28-30 रुपये का मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मुश्किल बात है, क्योंकि हम अपना रिकवर नहीं कर पाते। बट कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी साइंस नहीं हुई, कोई सोलर पैनल पीछे महंगा नहीं हुआ, कोई चाइना में इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी नहीं है। बट चाइना में तो सस्ती हुई है। ऑन दी अदर हैंड चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई है। उस वक्त जो सोलर पैनल मिलता था वो 27, 28, 29 सेंट का मिलता था पर 32 वॉट। सेंट का भी मिलता था। 32 सेंट का भी मिलता था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जबकि आज से 1 साल पहले जब इंपोर्ट क्लोज़ हुई थी तो तब 26 सेंट का मिलता था आपको पर वॉट पे। 26 यूएस सेंट पे पर वॉट मिलता था। और आज की जो कॉस्ट है वो 22 से 23 सेंट पर यूएस कॉस्ट है, यूएस डॉलर है पर वॉट। तो कॉस्ट तो नीचे ही आई है, ग्रेजुअली नीचे ही आएगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और डेवलप होगी तो कॉस्ट नीचे आएगी। बट नुकसान हमारा पाकिस्तान की डिवैल्यूएशन की वजह से हुआ। बट नॉनदलेस आज भी 140 रुपये का वॉट बनता ही नहीं है। आपका वॉट जो बनता है वो 75-80 रुपीज़ का ही बनता है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपकी बिजली भी उतनी महंगी हो गई है। तो आपकी आरओआई वहीं खड़ी हुई है। पहले भी 2 से 2.5 साल में आपकी रिकवर हो जाती थी कॉस्ट हाइब्रिड सिस्टम की। आज भी आपकी कॉस्ट कवर हो जाती देखें, है। इन्फ्लेशन को तो अगर साइड पे कर दें तो हम तो आरओआई को देखेंगे ना, कि हमारी अगर बिजली 50 रुपये की पड़ रही है हमें पर यूनिट, तो फिर सोलर पैनल हमें 70 रुपये का भी मिल जाए तो इट्स हमारी आरओआई वही 2-2.5 साल में निकल आएगी एक सिस्टम की। अगर हम 140 रुपये का पैनल ख़रीद लेंगे तो फिर आरओआई हमारी 4 साल पे चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही ये वैसे ही है जैसे 28 रुपये का पैनल आसिम साहब ने लिया और 18 रुपये के उनको पड़ती थी, तो 2.5 साल में उनके पैसे पूरे हो गए थे। बिल्कुल ऐसे ही तो अगर आज भी हमें 70 का मिलता है तो इंशाल्लाह आरओआई हमारी 4 साल में पूरी हो जाती बिल्कुल। है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात करता चलूँ कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में सोलर पैनल हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मंगवा लेते हैं। उसकी वजह से हमें जो सोलर पैनल मिलता है वो सस्ते रेटों पे मिलता है। हमें सोलर पैनल की जो कॉस्ट पड़ती है उसमें कोई एडिड टैरिफ, कोई एडिड टैक्सेस नहीं होते उसमें। गवर्नमेंट ने लगाए हुए भी नहीं है लगाए हुए टैक्स भी नहीं है, वैसे। कोई विदहोल्डिंग टैक्स हमसे नहीं लेके बैठ जाते, कोई बहुत लंबा चौड़ी कहानी नहीं है। अगर हमें वहाँ से 26 सेंट का पड़े तो यहाँ आते आते 28-30 सेंट का हमें पड़ जाता है। बाकी सब कॉस्ट, शिपिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस, पोर्ट क्लियरिंग, वेयर हाउसिंग मिला के। तो उसका फ़ायदा हमें ये है कि हमें जो सोलर पैनल यहाँ पे मिलता है वो रफली उसी प्राइस पे मिल जाता है जिसमें चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा होता है। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। बट अगर हम इसको कंपेयर करें यूएस में, तो यूएस में आपका जो 5 किलोवाट का सिस्टम है उसकी आज की भी कॉस्ट पाकिस्तान के हिसाब से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो अगर हमारे यहाँ 5 किलोवाट का सिस्टम दस पहले, हज़ार डॉलर का है टू बी, और $10,000 लग जाते हैं। वही अगर आप वो करें 10 किलोवाट का एक नॉर्मल सिस्टम लगाएं तो वो $18,000 का यूएस में मिल रहा है। अब आप उसको और निकालें। $18,000 आप लगा लें आज 300 रुपये के डॉलर के हिसाब से क्या बनता बिल्कुल। तो उसकी वजह यही है कि पहली बात वो ट्रेड वॉर में चल रहे हैं, चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रही है उनकी, जिसकी वजह से चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट अलाउ नहीं करते कि वो डायरेक्ट अपना स्टॉक डंप करते यूएस में। दूसरी बात यह है कि फिर जब चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट डंप नहीं कर सकता तो फिर राउंड अबाउट वे से मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया वहाँ से अपना स्टॉक रिलीज़ करता है अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम। तीसरी बात, फिर चाइनीज़ पैनल को डिफरेंट ब्रांड नेम से भी मुश्किल होती है। तो फिर वो एलजी, कोरियन पैनल्स, जापानीज़ पैनल्स, आपके यूरोपियन पैनल्स की तरफ फिर वो शिफ्ट करते हैं। उन पैनल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है। अगर हम कंपेयर करें एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर के टियर 1 के पैनल को एलजी के पैनल के साथ या किसी भी कोरियन मैन्युफैक्चरर के साथ, तो वो डबल ट्रिपल द कॉस्ट पड़ जाती है। तो वो प्रीमियम पे करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर एक चाइनीज़ पैनल की एफिशिएंसी है 21-22%,
कोरियन पैनल की एफिशिएंसी होगी 22-23%। 1 से 2% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी उठाने का आपको कोई बेनिफिट नहीं होता अगर आपको 2 से 3 गुना प्राइस पे करनी पड़ी, उतने का तो आप सिस्टम और लगवा सकते हैं। प्लस यूएस में टैक्सेस भी इस पर मौजूद हैं, वो फिर रीबेट के थ्रू उसको कवर करते हैं। फेडरल रीबेट मिलता है आपको, अपनी स्टेट का रीबेट मिलता है, तो वो उसको उस तरह राउंड अबाउट वे से कवर करते हैं। तो वहाँ पे सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, हमारे लॉज अभी ठीक है, अभी इसमें इतनी डिटेरिएशन नहीं हुई, मामला ख़राब नहीं हुए। तो पाकिस्तान में अभी भी चीज़ें सस्ती हैं और सिस्टम की कॉस्ट अभी भी कम है। और अच्छा हुआ है कि स्टेट ने अभी तक इस पर टैक्सेस नहीं लगाए, ओपन छोड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से कस्टमर को फ़ायदा है कि उसको सिस्टम अफोर्डेबल लेवल पे मिल रहा है। कुछ और ऐड करेंगे आप? मैं तो आसिम साहब से पूछना चाह रहा हूँ, आज ईद का दिन है और गर्मी भी बढ़ गई है काफ़ी, 40 डिग्री है, तो आपके घर के क्या हालात चल रहे हैं? सारे एसी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहे हैं? और जो जो आप तो यहाँ बैठे हैं पर तब भी ऑन है सारे और चल रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सुबह 9 साढ़े 9 बजे सारे एसी ऑन हो गए थे, खुद ही टाइमर पे लगा हुआ था। तो ये कि पूरा घर मतलब आप समझ लें एक तरह से सेंट्रलाइज्ड करके उसको, मतलब कि कमरों के एसी भी चल रहे हैं, लाउंज का एसी भी चल रहा है, किचन का एसी भी चल रहा है। तो वो चलेगा 4:30 5 बजे तक, और 5 बजे मेरा ख्याल है उसका टाइमर है वो खुद बंद हो जाएगा। तो मतलब कि फ्यूल, मतलब कि आप ये समझ लें, मैंने कहा मेहमान भी आते हैं, कोई कुछ आता है तरह, उनको माहौल अच्छा मिले घर के अंदर, और बिल्कुल फ्री में मिले। हम्म। अच्छा उस्मान साहब, हमारे भाई हैं, तो इनसे भी हम इनपुट लेते हैं कि इनकी यूनिवर्सिटीज़ में और इनके ऑफिस में भी काफ़ी सोलराइजेशन हुई है। कराची की लेवल में हम बात करें तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, लोगों के जहन में क्या होना चाहिए, हम इस पर भी आगाही फैलाना चाहते हैं कि ऑफिसेज़ में और स्कूल्स में, मदरसों में, मसाजिद में इधर सोलराइजेशन करने का क्या एडेड बेनिफिट है कस्टमर को, और पाकिस्तान को क्या एडेड बेनिफिट है? देखें, कमर्शियल सेक्टर में तो 100% सेविंग्स हो जाती हैं जब आप सोलर पैनल की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपकी वर्क टाइमिंग्स होती हैं 9 to 5। 9 to 5 टाइमिंग्स हैं जो सनराइज़ सनसेट की टाइमिंग्स हैं। तो ये पूरा टाइम ऐसा होता है कि जिसके अंदर आप अपनी फुल पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं और फुल पोटेंशियल पे आप अपनी सेविंग्स कर रहे होते हैं। सो एवरीथिंग दैट यू मेकिंग आउट ऑफ योर सोलर पैनल्स इज़ एवरीथिंग दैट यू यूटिलाइजिंग ऑल्सो। और रात में आपका वैसे इतना काम नहीं होता, ऑफिस भी क्लोज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी क्लोज होती हैं, और साथ में मसाजिदों की भी 2 नमाज़ें होती हैं सिर्फ जो रह जाती हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सारी सेविंग्स होती हैं। बाकी रीसेंट टाइम्स के अंदर पिछले 1-2 साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा सोलराइजेशन हुई है इस पूरे सेक्टर में, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर के अंदर। कराची की, पाकिस्तान की कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने बड़े बड़े सोलर पैनल्स के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। अपने कैंपस के अंदर उन्होंने सोलराइजेशन करी है, और तकरीबन 60 to 70% अपना पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो सेटअप है वो उन्होंने के इलेक्ट्रिक से हटा के और सोलर पैनल की तरफ आ गए हैं। और मस्जिदों के अंदर तो और ज़्यादा शुरू हो गया है, पूरी मस्जिद सोलराइजेशन हाइब्रिड की तरफ भी जा चुके हैं। तो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, आगे आगे बढ़ता ही जाएगा ये। फ़िलहाल तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सारे कस्टमर्स को भी, जितने रेजिडेंशियल सेक्टर में भी हैं और कमर्शियल सेक्टर में भी हैं, जो भी लगा रहे हैं उनको तो 100% बेनिफिट ही दिख रहा है इसके अंदर। अच्छा, अगर हम इसका बेनिफिट की बात करें कि जो सोलर सिस्टम अगर एक यूनिवर्सिटी की छत पे लग गया है तो उसका यूनिवर्सिटी को बेनिफिट तो ये हुआ कि उसके बिल्स में रिडक्शन हो गई, तो उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो गई। तो अब उसको ये पास ऑन करना चाहिए स्टूडेंट को कि स्टूडेंट की फ़ीस में जो इलेक्ट्रिसिटी की मद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और यूटिलिटी की कॉस्ट आ रही हुई है, अगर हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो वो पास डाउन करना चाहिए। उनकी फ़ीस में थोड़ी सी कमी उस लेवल की कर देनी चाहिए, क्योंकि अब बिजली की कॉस्ट तो कम हो गई ना, और नेशनल रिसोर्सेज पे भी बर्डन कम हो गया। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, इवेंचुअली तो कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपके ओवरहेड कॉस्ट कम हो रहे हैं तो आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको। इसमें एक ये भी चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि वंस उनका आरओआई अचीव हो जाएगा तो उसके बाद फिर बहुत फीसिबल है उनको अपने स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस कम करने के लिए। लेकिन कपल ऑफ़ ईयर शुरू के अंदर जब उन्होंने लगवाया है कि जब इन्वेस्टमेंट्स वापस आ जाती हैं उनकी, क्योंकि मोस्टली सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो दे हैव इन्वेस्टेड एन अमाउंट। तो जब उनको अपनी अमाउंट वापस मिल जाएगी तो उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सब्सिडी प्रोवाइड करें नीचे भी, ताकि स्टूडेंट्स को भी रिलीफ मिले और बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी रिलीफ मिले। ये बात करने का मकसद ये था कि जब 20 साल पहले लोड शेडिंग का क्राइसिस पाकिस्तान में आया था, तो जिन जिन स्कूल्स ने जेनसेट्स और जनरेटर्स लगाए थे और यूनिवर्सिटीज़ ने जनरेटर्स लगाए थे और जिन हॉस्पिटल्स ने लगाए थे और जिन बाकी इदारों ने लगाए थे, तो उन पर एक एडिड कॉस्ट आ गई थी, और वो कॉस्ट एक एडिशनल कॉस्ट थी, वो बिजली के अलावा पड़ती थी उन्हें। बिल उनका उतना ही आता था लोड शेडिंग के बावजूद, और फिर जनरेटर ख़रीदने की कॉस्ट और उसके फ्यूल की कॉस्ट और फिर उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट, तो वो सारी उन्होंने पास ऑन करी थी, एडिड कॉस्ट पास ऑन करके अपने कंज्यूमर से निकाली थी। ऑफिसेज वालों ने अपनी सैलरीज़ में से करी थी, और स्कूल्स वालों ने बच्चों से करी थी, और यूनिवर्सिटी वालों ने भी बच्चों से करी। स्कूल के फ़ीस चालान में लग के आता था इलेक्ट्रिसिटी बिल,
एडिशनली सेपरेटली एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो फिर अगर इतना ही लिखा हुआ आना चाहिए ना कि देखें हम सोलर से हमने इतना बचा लिया तो ये हम डिडक्ट कर देते हैं आप में, बिल्कुल होना चाहिए, बजाय क्योंकि इसके कि आप बोलेंगे यार अभी देखेंगे बाद में, अभी हम सिर्फ पैनल ही लगा रहे हैं। कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप ये भी एक पॉलिसी निकाल सकते हैं ना आपकी, क्योंकि आपने भी तो फाइनेंसिंग करवाई हुई है असूली तौर पे। जिस भी बड़े इदारे ने 100 किलोवाट प्लस लगवाया है वो जनरली फाइनेंसिंग की तरफ जाता है। फ़र्ज़ करें आपकी फाइनेंसिंग नहीं भी है तो आपका सिस्टम तो चल ही रहा है, 2-3 साल में उसकी आरओआई पूरी हो जाएगी। आप कर ये सकते हैं कि जिस दिन से आपके यहाँ लगा है, आप 1-2 महीने बाद सिस्टम लाइव होने के बाद आप 30% डाउन, जो 30% आपका बेनिफिट है, 30% सेविंग्स आप पास ऑन कर सकते हैं अपने उस स्टूडेंट की तरफ। सारे स्टूडेंट्स में जितनी उनकी फ़ीस है प्रोपोर्शनली उस पर डिवाइड कर दें, ताकि उसको भी तो दिखे ना कि मैं जिस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हूँ, उसने जब एक ग्रीन इनिशिएटिव लिया है तो उसका बेनिफिट मुझे भी मिलना शुरू हुआ है। फिर वो घर जाके अपने वालिद साहब को बताएगा, अपनी फैमिली में बताएगा कि देखिए मेरी यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव था, उसकी वजह से हमारे पैसों में बचत होना शुरू हुई है। तो फिर एक उसके जहन में एक उसकी पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और फिर माइंडसेट चेंज होगा कि देखिए टेक्नोलॉजी को, अच्छी ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से हम सबका फ़ायदा होता है। सारे पैसे दबा के बैठ जाए इंस्टीट्यूशन के, बेनिफिट भी हमारा, और फिर वो सोलर सिस्टम लगवाने के पैसे भी अगर वो किसी तरह यूनिवर्सिटी के बच्चे से निकलवा लेता है तो फिर वो गलत अप्रोच हो जाती है। आपने एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है जिससे लोगों को अवेयरनेस बढ़े, इसी तरह पूरा मुल्क ग्रीन होएगा। देखिए आइडिया और कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, बट करंट मार्किंग स्टैंडिंग है उसके मार्केट के हिसाब से जो स्टैंडिंग चल रही है, ये अनकरीब इन माय ओपिनियन ये अभी होना मुश्किल है। ठीक है ना, हर कोई अपनी कॉस्ट को रो रहा है, हर कोई कह रहा है, चाहे जो भी आप समझ लें। तो आप चाहते हैं कि हम एक और बाइकआउट स्कीम चलाएं स्कूलों के खिलाफ कि ये जब तक ये पैसे वापस नहीं करेंगे तब तक इनका भी बाइकआउट किया जाए? देखिए मैं इनको तो आराम से समझ नहीं प्रैक्टिकल आती। और रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, सही है। ठीक है ना। हाँ। कोई भी अपनी जेब से, वो तो अब ये देखिएगा ना कि जैसे उस्मान ने कहा उनकी बात सही है कि भाई पहले तो उनका चले, जिन्होंने पुराना लगाया हुआ है जिनको आरओआई उनका कवर भी हो गया है, तब भी किसी को कोई वो नहीं होता कि अपनी जेब के काट के वो अगले को वापस करे, कि जब हमारी आवाम उस पर सेटिस्फाइड है कि हाँ जी नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये तो ऐसे ही है ना, ठीक है ना? 140 रुपए का रेट लोगों ने ले के पहुंचाया ना, बिल्कुल किसी ने उनको नहीं दिया। बिल्कुल। अब इन्होंने 1 महीना रुके हैं सारे, तो रेट जो है 90-95 पे आ गया। ये तो लोगों को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, किसी को बोलना पड़ेगा, तो रुकेंगे फिर वहाँ से पैसे वापस आना शुरू होंगे। वरना तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई भी नहीं देगा आपको, वरना और लगाते जाएंगे बल्कि। तो देर इज़ नो अदर वे। लेकिन अभी जैसे आपने कहा बाइकआउट स्कीम अभी चलाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतने कमर्शियल और वो स्कूलों ने नहीं लगाया है कि जिससे आप जो है ना किसी वास्ट एंड के ऊपर अच्छा आप वो कर अच्छा, सकें मेरा ना। इसमें मौक़िफ़ ये भी है कि अब आगे जो बिजनेसेस है ना वो चल ही नहीं सकेंगे विदाउट सोलर, वायबल ही नहीं रहेंगे। क्योंकि जितनी जल्दी और जितना पहले जिसने सोलर लगवा लिया, हॉस्पिटल भी वही रह पाएगा, स्कूल भी वही बचेगा, फैक्ट्रीज भी वही बच पाएंगी। वरना आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ऊपर चला जाएगा कि आप वैसे ही वायबल नहीं रहेंगे। तो आप जब वायबल नहीं रहेंगे तो आपने बिजनेस क्या चलाना है? आप अगलों पर डालते रहेंगे तो बच्चे भी कब तक दे पाएंगे? एक अपर थ्रेशोल्ड है ना पेरेंट्स से पैसे निकलवाने का स्कूल में, बिल्कुल ऐसे। जब आप वो एक्सीड कर जाएंगे तो बैकलैश आ जाएगा। तो ये आपकी बिजनेसेस की अपनी नाअहली है कि वो सोलर नहीं लगवा रहे, बिल्कुल ऐसे। या वो इस तरफ जा नहीं रहे जहाँ पे उनकी कॉस्ट कट डाउन हो सकती है। देखिए फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर ऑपरेशन का, हर एक्टिविटी का एक जो रॉ मटेरियल है और जो मुश्तरका रॉ मटेरियल है वो है एनर्जी। आपने अगर ऑफिस में भी बैठना है तो आपको बिजली चाहिए, आपने फैक्ट्री चलानी है आपको फिर भी बिजली चाहिए, स्कूल खोलना है तब भी बिजली चाहिए, हॉस्पिटल में भी चाहिए, मस्जिद में भी चाहिए, घर पे भी चाहिए। तो हर किसी को एनर्जी चाहिए। अगर आप एनर्जी के क्राइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका एक ही हल है कि आप रिन्यूएबल्स की तरफ जाएं, उसमें सोलर भी आता है, उसमें विंड भी आती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी आती है, आपके पास यही हल है। अगर आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर आप जीत जाएंगे और फिर आप इन सारी चीज़ों को सस्टेन कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को रोने से तो कुछ नहीं होगा। अगर हम अपनी मस्जिद पे नहीं लगवाएंगे, अपनी मोहल्ले की मस्जिद पे हम कलेक्टिवली नहीं लगवाएंगे, अपने घर पे नहीं लगवाएंगे, अपने ऑफिस में नहीं लगवाएंगे, अपने स्कूल वाले को नहीं फोर्स करेंगे, या एज अ पेरेंट भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम लेटर्स लिख दें। लेटर लिखा है हर बंदा कि भाई मेरे स्कूल में सोलर होना चाहिए, आप मुझसे फ़ीस लेते हो ना, उस फीस में से थोड़ा थोड़ा जमा करो और लगवा लो सोलर। 2 साल 2.5 साल बाद जब उसकी आरओआई पूरी हो जाएगी तो तीसरे साल से हमें पास ऑन कर देना। वही आपके वाली बात कि चलो सिस्टम की इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं तो उसके बाद फिर पास ऑन करना, हम सबको फ़ायदा होगा, बच्चे भी सबके पढ़ेंगे और फीस भी कम होगी। तो एक माहौल है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, और अगर लोगों को आसानी से बात नहीं समझ आती तो फिर उसके दूसरे तरीके होते हैं। बट पहला स्टेप यही होता है कि लोगों में आगाही बढ़ाई जाए और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए। एक बात मेरे भी ध्यान में आई थी, अभी आपने नोट किया होगा, अभी रमज़ान गुजरा है, ठीक है, कितनी ऐसी मसाजिद हैं कि जिसमें पहले रमज़ानों में एसी चल रहे थे,
ठीक है, बहुत सारे जो भी उनके वो पीछे थे केयर टेकर्स थे कर रहे थे। अब ये रमज़ान गुजरा है, ठीक है ना, वो नहीं दे पाए, मतलब कि हार्डली आखिरी के 2 या 3 दिन में जब थोड़ी सी शदीद गर्मी पड़ी थी उस टाइम एसी चले, वरना नहीं चले। वरना पहले रमज़ान से होता था एटलीस्ट इशा की नमाज जब आपकी तरावियाँ होती थी तो मस्जिद में एसी फुल पे चल रहे होते थे, और मतलब वो 16-16 पे तमाम 20-25 एसी चल रहे होते थे मस्जिद के। आप मेजॉरिटी देख लें, मतलब एटलीस्ट यहाँ के केडीए के मोहल्लों में हो गए, बाकी तो डिफेंस का मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया उस तरफ, लेकिन एटलीस्ट इन इलाकों में तो एसी चले ही नहीं। मतलब पंखों पे और उस पर उन्होंने ये किया कि जी थोड़ा सा जो ओपन सैन था उसमें उन्होंने करा के कर दिया, वरना मतलब अफोर्डेबिलिटी का इशू है ना। जो उनका केयर टेकर जो पीछे से उनका वो होगा वो भी कह रहा होगा यार मैं अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मतलब कि उन्होंने एसी नहीं चलाए। दैट इज़ ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द करंट मार्केट राइट नाउ, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आप मस्जिद हो, चाहे मतलब कि वो घराने हों, ठीक है ना, सबका ही हाल है। पहले आप खुद अपने घरों के बिल कंपेयर कर लें, ठीक है ना, एवरेज बिल 25-30 हज़ार रुपये आता था, आज वो 50-55 हज़ार रुपये आ रहा है, ठीक है, अगर बगैर एसी के चले, एसी अगर एक आध चल भी रहा हो तो 50-55 हेल ऑफ अमाउंट राइट नाउ जो करंट आपकी अर्निंग है मार्केट के अंदर उस हिसाब से। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि आप उस्मान ऑफिस जाते हैं तो कॉर्पोरेट कल्चर में कितनी अवेयरनेस है, जो आपके पीयर्स हैं उनमें कितनी अवेयरनेस है, और कितनी सर्कल्स में बात हो रही होती है कि देखिए हमारे बिजली के बिल तो सबके ज़्यादा आ रहे हैं, बट उसको कर्टेल कैसे करना है, उसको कम कैसे करना है, और सोलर की इम्पोर्टेंस की कितनी अवेयरनेस मौजूद है लोगों में, और कितनी और करने की ज़रूरत है ताकि जो मूवमेंट है वो हर क्लास तक पहुंचनी चाहिए, एजुकेटेड क्लास, सैलरीड क्लास, बिजनेस क्लास, मतलब किसानों तक, हर बंदे तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो अगर हम कॉर्पोरेट लोगों की बात करें कि जो ऑफिसेज में बैठते हैं उनमें कितनी अवेयरनेस मौजूद है और कितना फुकदान है कि हमें उस पर अवेयरनेस चलानी चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि और उनकी अफोर्डेबिलिटी में कितना इम्पैक्ट कर रही है बजट्स में चीज़ कि क्या आ वो रही है? ले भी पा रहे हैं या सिर्फ इस वजह से छोड़ रहे हैं कि अफोर्ड ही नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। अच्छा देखें, रीसेंट टाइम्स के अंदर तो जैसे पहले ही मैंने कहा था कि नॉलेज बहुत बढ़ गई है लोगों की, उनका ट्रेंड इस तरफ बहुत आ गया, बिजली के बिल बढ़ ही इतने गए हैं कि एक सैलरी क्लास पर्सन को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया, स्पेशली जब वो एक फैमिली के साथ रह रहा हो। बाकी आप खर्चे लगा लें गाड़ी के, पेट्रोल के, तो बिजली का बिल जो कि आपका एक स्टेपल बिल है जो आना ही आना है, तो वो एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है। रीसेंट टाइम्स के अंदर कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत लोग अब इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तकरीबन हर सर्कल के अंदर ये बात हो रही होती है कि यार सोलर की तरफ जाना चाहिए, सोलर की तरफ जाना चाहिए। बट मेरी नज़र में जो एक सबसे बड़ा बैकड्रॉप आ रहा है वो ये है कि एक कंज्यूमर जो है उसको मार्केट का इतना अंदाज़ा नहीं है, मैं कहाँ से सोलर ख़रीद सकता हूँ, मैं कहाँ से बाय कर सकता हूँ, मैं लगवाऊँगा कैसे, मैं उसको किस तरह मेंटेन करूँगा। तो उससे जो 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 एक डर है वो कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा है इस हवाले से, क्योंकि उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी इसके बारे में। उसको पता है कि ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसको ये भी पता है कि मुझे इवेंचुअली इसी तरफ मूव करना पड़ेगा, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मैं इसकी तरफ जाऊँ कैसे, वो फर्स्ट स्टेप मैं अर्ली इनोवेशन का किस तरह लूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो अभी तक एक सेक्टर के अंदर फेस हो रहा है। लेकिन अब इस हवाले से कि ट्रेंड कितना बड़ा है, लोगों की नॉलेज इस हवाले से कितनी बड़ी है कि हमें सोलर की तरफ जाना है, ये तो जब से यूनिट के रेट्स एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं उस वक्त से सबका इसी तरफ ध्यान है कि हम सोलर की तरफ जाएं। ठीक हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं आज के लिए। मकसद हमारा यही था कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए और उन टॉपिक्स पे भी डिस्कशन की जाए कि जो एसेंशियल हैं, पाकिस्तान के लिए एसेंशियल हैं। जैसे हमने स्कूल्स की बात करी, मसाजिद की बात करी, वही वाली बात है कि अगर एक मस्जिद अफोर्ड नहीं करती, उसको हर महीने के लिए डोनर्स चाहिए होते हैं अपने बिल के लिए, तो अगर वो एक दफ़ा डोनर्स इकट्ठे करके सोलर सिस्टम लगवा लेती है तो उसका बिजली का बिल ख़त्म हो जाता है। फिर अगले 25 ईयर्स तक उसको बिजली का बिल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। अगले 25 साल तक उसको जो भी डोनर्स फंडिंग करेंगे वो उसको किसी और अच्छी मद में लगा सकती है। और अगर किसी महीने डोनर्स नहीं भी उसको मिलते, डोनेशन नहीं मिलती, तो उसको बिल की टेंशन नहीं लेनी, वो बिजली उस मस्जिद में आती रहेगी। तो ये एक रिपीटेड कॉस्ट है, यही रिपीटेड कॉस्ट बाकी सारे इदारों की भी है। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे अपना बिजली का बिल ख़त्म करके पास ऑन कर देते हैं तो उनका भी सारा का सारा फोकस फिर अच्छी एजुकेशन पे लग सकता है, बजाय इसके कि जनरेटर्स की मेंटेनेंस और उसका डीजल और उसका बिजली का बिल बच्चों से रिकवर करने पे लगा रहे। देखें, कमर्शियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट इस तरह करेंगे तो आपका और हमारा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सिविलियंस हैं, जो कॉमन सिटीजन हैं, उन्हीं ने ही इससे इस फ़ायदा होना है। स्कूल्स में बैठे हुए हैं तो लाइट नहीं जाएगी, स्कूल्स में बैठे हैं तो एसी के साथ स्कूल्स में बैठे हैं, मस्जिद में हैं तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो सब हम ही उसका फ़ायदा होगा। तो इस तरफ इन्वेस्टमेंट करना कमर्शियल सेक्टर के लिए, जो पब्लिक कमर्शियल सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट करना एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिशियल आम आवाम के लिए होगा और पाकिस्तान के आवाम के लिए ही होगा। देखिए, इसमें एक अच्छा इनिशिएटिव जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, दैट इज़ द ईवी बसेस दैट आर रनिंग राइट नाउ,
ठीक है ना, वो काफ़ी अच्छा है। मुझे नहीं पता वो चार्ज उसको किस तरह करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा ये जो ईवी पॉलिसी है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करे, ताकि उसकी कॉस्ट चलें। ठीक है, डॉलर की वजह से गाड़ी आपको महंगी पड़ेगी, पर एटलीस्ट बिल्कुल ज़ीरो करके उल्टे सीधे जो टैक्सेस उन्होंने लगाए हैं, जो किसी हद तक उन्होंने ख़त्म किए हैं, मतलब वो सब्सिडाइज़ करें ना। या तो बाकी मुल्कों में ईवी को प्रमोट करने के लिए सब्सिडाइज़ किया जा रहा है, चलो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कॉस्ट तो नीचे ले आओ यार, ठीक है ना। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसमें ना हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट तो हमारी गरीब है उसके पास तो पैसे ही नहीं है। सब्सिडी अभी गरीब गवर्नमेंट से हम बोले हमें सब्सिडी दे दो, गरीब गवर्नमेंट हमें अलाउ ही कर देना अगर कि भाई आने दो तो वो भी खरीद लेंगे। तो सर वो जो मसला इतनी ही इतनी नहीं है। BMW और मर्सिडीज हैं जो वही ना, उन्होंने ये मंगाई हुई हैं, ठीक कह रहे हैं आप। मतलब वो क्यों, मतलब हाँ। कि वो ये फिर अच्छा आ जाती है, उनका तरीकेकार क्या है। अब आई एम गोइंग अ बिट ठीक ठीक कह रहे हैं आप। मतलब हाँ। उससे जरा टॉपिक से हाँ, हट रहा हूँ। हाँ। आ जाती हैं फिर खड़ी हो जाती हैं, हाँ। फिर ये बोल देते हैं रोक तो भाई, गाड़ी आई कैसे। हाँ। यार पहले सो रहे थे जब गाड़ी आ रही थी, अरे अब आ आपने- गई तब उसको नीलाम करके हाँ। वही बंदे खरीद लेंगे। हाँ, तो आपने वो टेंडर देखा ना जम्मू कश्मीर हाँ, वाला, बिल्कुल एस का- SL चाहिए उसको, टॉप ऑफ द लाइन। SCL हाँ। AMG वाली हाँ चाहिए जी, उसको, बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव लाइन हल्की बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल, यार 20-22 ये- करोड़ रुपए की गाड़ी ये चाहिए तो बंदे बात ही को। नहीं है ना, ठीक तो- बात है। तो हम तो दोनों चीज़ों को निगेट कर रहे हैं, उनका भी बंद कराएं और हमें भी सब्सिडी ना दें। हमें आप खुद मंगवाने दें और ईवी ही मंगवाने भाई दें, पेट्रोल ना कॉस्ट सही मंगवाने कर रहे दें। हैं ना, तो हाँ, आम बंदा भी बिल्कुल, मंगा लेगा। खुद मंगवा लेगा। हाँ, मतलब कॉस्ट की बात है, सीधी सीधी बात है। आप कॉस्ट अगर आप इकोनॉमिकल कर लोगे तो आपको समझ में आएगी, बंदा कैलकुलेट करेगा कि यार मेरा पूरा ओवर ईयर में एक तो ये इससे फ़ायदा क्या हो, पेट्रोल की आप जो इंपोर्ट कर रहे हो थोड़ी कम होगी, बिल्कुल। ठीक है ना। आपके ऊपर जो डेट चढ़ रहा है वो वो कम कम होगा, होगा। ठीक है। एक बहुत बड़ा मेजर आपका जो वो है, जो आप फ्यूल इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से आपकी मतलब कि वो ऊपर जाती है, बिल्कुल। ठीक है ना। और जो घर का बजट है वो भी खराब नहीं होगा। Exactly। तो सबकी विन विन सिचुएशन है अगर थोड़ी सी अकल कर लें और गाड़ियाँ मंगवाने दें। हम अकल कर लें और अच्छा, ये जो करवा आप बस की बताई, हमने कल भी देख रहे थे, हम जब हाईवे पे जा रहे थे, चाहे 4 लोग बैठे हुए थे ना बस के अंदर, जो नया रूट इन्होंने निकाला है हाँ। मली रोड से बहरिया में, तो दुख नहीं रहा था क्या नई बस चलाई है, अभी रश ही नहीं है खाली, क्योंकि उसमें आपके पैसे ही नहीं लग रहे। बिल्कुल। वो तो तकरीबन फ्री में ही जा रही है ना। और वही पेट्रोल वाली इतने लंबे रूट पे जा रही होती, 4 बैठे होते, बंदा बोलता है यार पैसे ज़ाया कर रहा है, कुछ चल ही नहीं रही है। तो विन विन सिचुएशन है हर सूरत में। मतलब थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है, लेकिन जरा थोड़ी बहुत सर slow speed से बहुत स्लो आ रही है। साइकिल। आपके पड़ोसी मुल्क ने अभी परसों देख लिया, जो लोकोमोटिव निकाला है हाँ। इंडिया ने, वो दुनिया में सबसे पावरफुल लोकोमोटिव निकाल दिया इलेक्ट्रिक। हम अभी तक उन्हीं चक्रों में देखिए, लगे हमारे हैं। पास एक ही ऑप्शन है कि हम भी इलेक्ट्रीफाई हो जाएं, और हम इलेक्ट्रीफाई ऐसे होएं कि हम सिर्फ इंपोर्ट ना करके बैठ जाएं। हम सारी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो इंपोर्ट करवा के बोलते हैं कि हमारे यहाँ इंपोर्ट इज़ द सोल्यूशन। हम इंपोर्ट करें, शुरू में थोड़ा सा करें, 5% करें, बट उसके बाद हम जेवी करें और जेवी के थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बाद लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम एम्पावर करें लोगों को कि वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएँ। उससे टैक्सेस भी बचते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है, इंडिजिनस प्रोडक्शन भी होती है, और जब प्रोडक्शन आपकी किसी एट पार आ जाती है तो फिर आप एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी भी हासिल करते हैं। तो एक पूरा जर्नी है, पूरा प्रोसेस है। ये तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ना, कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन बताए ना आप, हैं? मतलब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म यही है कि आप शुरू में गाड़ियाँ इंपोर्ट ही करते हैं पूरे CPU यूनिट्स, उसके बाद यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवाते हैं और साथ में कहते हैं मैं 200 बस मंगवा रहा हूँ, पर मुझे जेवी करो पाकिस्तान में, कि 200 बस के बाद मेरी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होगी। गवर्नमेंट कभी भी दुनिया में कोई गवर्नमेंट ऐसे इंपोर्ट नहीं करती कि बस बसें दे देना हमें, जैसे हमारी गवर्नमेंट करती है। आप लाजमी उससे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते हैं कि बस मैं तुमसे खरीदूंगा, पर फिर जेवी होगा और मेरे मुल्क में बस बनेगी, देखिए तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे आएगी। ये जो बसें अभी हैं, जब तक इनका खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट या कुछ ना इसी हो, यही ना देखें, ये चलती रहेंगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ईवी गाड़ी की लाइफ, मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबी होती है अगर आप उसको कहीं मारे ना, ठीक है। अब मान खुदा ली- ना खास्ता जिस दिन कहीं लग गई, खत्म। उस दिन जो है ना वो उसको कोई ठीक करने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए तो प्लांट होना चाहिए ना, जेवी इसीलिए तो कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लांट होगा तो जो सब चीज़ें मिलेंगी और वो रिपेयर कर देगा उसको। हाँ, रैप अप करें सर, मेरा ख्याल है काफ़ी हो गई, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।